नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैनेडिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 12th क्लास की फिजिक्स का, और उसमें हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। और तो 1.7 एग्जाम्पल तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.8। देखिए बढ़िया एग्जाम्पल। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक वैनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समानावेशित हैं तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करो। क्वेश्चन समझिएगा। दो छोटे गोले हैं जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान आपको दे रखा है 200 ग्राम है। एक गोले का 200 ग्राम है, दूसरे का भी 200 ग्राम है। एक वैनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी लंबाई दे रखी है द्वारा लटकाए गए। तो समझिए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते हैं। देखिए, और एक वैनिष्ठ हम लोगों ने आधार ले लिया। पहले तो एक आधार लिया, जहाँ पर वैनिष्ठ हमने एक बिंदु ले लिया। इस वैनिष्ठ बिंदु से एक समान लंबाई के दो धागे की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। चलिए बाद में रख लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई आपके पास धागे की कितनी है? L लंबाई है। इधर भी धागे की लंबाई कितनी हो जाएगी? L। एक समान लंबाई के धागे, बिल्कुल एक समान लंबाई के धागों द्वारा लटकाए गए हैं। बिल्कुल लटकाए गए। दोनों गोले समान आवेशित हैं। यहाँ पर जो गोला है और यहाँ पर जो गोला है ये समान आवेशित हैं। इसके ऊपर आवेश अगर Q है तो दूसरे के ऊपर भी आवेश कैसा है? Q है। तथा साम्यावस्था में इनकी बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। अब आप ये साम्यावस्था वर्ड समझिए। साम्यावस्था वर्ड का मतलब है कि किसी भी एक गोले पर परिणामी बल का मान कितना है? 0 है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो हम लोग अभी साम्यावस्था की स्थिति देखेंगे जब बताएंगे कि इनकी बीच की दूरी कितनी है। उस स्थिति में 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करो। ठीक है, पहली बात आपको गोले का द्रव्यमान दे रखा है, वो आप लिख लीजिए 200 ग्राम। बिल्कुल, इसको अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 200 के बटे में हमें करना पड़ेगा 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। जो m इक्वल टू कितना आएगा? तो जो आएगा अपना 0.2 kg। ठीक है, प्रत्येक गोले का द्रव्यमान आ गया। बिल्कुल। अब हम बात करें धागे की लंबाई की, तो धागा जो कुचालक धागा लिया L 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हो जाएगा। अच्छा, साम्यावस्था की स्थिति में जो बीच की दूरी आएगी उसको मैंने बीच से नोट कर लिया है। वो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी गई है। बिल्कुल। अब इस द्रव्यमान की अगर मैं बात करूँ, इस गोले की बात करूँ, तो इसका आवेश तो है Q और इसका द्रव्यमान है M। इस स्थिति में अगर ये लटका हुआ है तो इसके ऊपर द्रव्यमान पर बल कितना लगेगा? तो नीचे की ओर बल लगेगा इसके ऊपर ऑलवेज गुरुत्वाकर्षण बल mg। बिल्कुल सही बात है। अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसके ऊपर हमेशा पृथ्वी की ओर परपेंडिकुलर नीचे की ओर बिल्कुल कौन सा बल लगेगा? mg बल लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये धागे द्वारा जो बांधा रखा है, धागे से लटका रखा है, इस धागे में तनाव उत्पन्न होगा। और धागे में जो तनाव उत्पन्न होता है, तनाव की डायरेक्शन क्या होती है कि जिस भी बिंदु पर आप तनाव देख रहे हो उस बिंदु से बाहर की ओर होती है तनाव की दिशा। तो इस गोले पर तनाव की डायरेक्शन क्या बताऊंगा? इस धागे में इस तरीके से बाहर की ओर। यहाँ बता रहा होता इधर बाहर की ओर, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा, नीचे बताना मुझे। तो ये मेरे पास में मान लिया तनाव उत्पन्न हो गया। बिल्कुल सर, ये तनाव आ गया। हमने देखा दोनों धागों के जो बीच का कोण है, एक टोटल बीच का कोण अगर हमने मान लिया कितना? 2 थीटा। देखिए एक कोण जो है मैं यहाँ पर मान रहा हूँ इसको थीटा, ये भी थीटा, और यहाँ मैंने इसके बाइसेक्ट लाइन खींच दी, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो गया आपका 2 थीटा। ठीक है, ये छोटा एंगल कितना हुआ? थीटा हो गया। अब मैंने यहाँ पे इस बिंदु पर इस तरीके से और ये रेखा बनाई ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो तनाव इधर है। बिल्कुल, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर धागे ने कितना एंगल बना रखा है? ये थीटा बना रखा है सर, ये वाला। तो ये भी कितना होगा? ये सर थीटा ही होगा। टी का थीटा के साथ घटक कौन सा होगा? टी का थीटा के साथ घटक आता है टी कॉस थीटा। आपको बता रखा है किसी भी राशि का घटक लेना है, घटक एक दूसरे के लंबवत आते हैं, 90 डिग्री पर आते हैं।
जिधर एंगल बनाता है वो उधर घटक कॉस घटक आता है, तो टी का एंगल वाली साइड के साथ में घटक कितना आ गया, टी कॉस थीटा। इसका दूसरा घटक लंबवत इधर की डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इस वस्तु पर या इस गोले पर हमने बल देख लिए, नीचे एम जी लगा, धागे में तनाव उत्पन्न हुआ, तो तनाव का इधर घटक आया, ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक आया टी कॉस थीटा, और क्षैतिज दिशा में इधर घटक आया टी साइन थीटा। अच्छा, दोनों गोले जो है वो समान आवेशित है, इसके ऊपर भी क्यू आवेश है, इसके ऊपर भी सब क्यू आवेश है। अच्छा, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। सजातीय आवेश है, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा। और कहाँ प्रतिकर्षित करता है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है या दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस क्यू ने इस वाले क्यू को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। हमने मान लिया कितने बल से किया भाई, F1 से किया, बिल्कुल। और F का मान क्या होता है, के Q1 Q2 बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर, और बीच की दूरी हमने क्या मान रखी है, इस तरीके से मान लिया हमने d है, तो के की स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। कितना बल लग गया, बिल्कुल। इस स्थिति में कहा गया है कि अब जो आवेश है वो कैसी अवस्था में है, साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आया है, 0। नेट फोर्स 0 कब आएगा, नेट फोर्स 0 कब आएगा, किसी भी वस्तु पर अगर आपको कुल बल 0 देखना है तो आपको मालूम है कि ऊपर जो बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में नेटवर्क कितना आना चाहिए, 0। क्षैतिज दिशा में भी नेटवर्क कितना आना चाहिए, 0। यहाँ हमने देखा कि इसके ऊपर एक ऊपर बल लग रहा है, एक नीचे बल लग रहा है, तो नेट कब आ पाएगा भाई, जब दो बल विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणाम शून्य होता है, जब ये दोनों बल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वैसे ये वाले बल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किसके लिए, कि इसके ऊपर फोर्स कितना बना रहे, नेट फोर्स इस पर 0 बना रहे। इसके लिए दोनों विपरीत डायरेक्शन में जो बल है इनके मान को आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो साम्यावस्था की स्थिति में अगर मैं बात करूंगा, साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और एफ नेट 0 होता है, इसका मतलब कि विपरीत दिशा में लगने वाले बलों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले बात करूंगा मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर बात करूंगा तो देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा हुआ टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ लगा हुआ एम जी, विपरीत डायरेक्शन में बल लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा आपका एम जी के बराबर होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब बात करें हम लोग क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में आपका लगा हुआ है एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, टी साइन थीटा के। तो इधर लिख देते हैं हम लोग क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा की बात करूंगा तो टी साइन थीटा ये बराबर होगा किसके, टी साइन थीटा बराबर होगा आपके एफ यानी विद्युत बल के, जिसका वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। साम्यावस्था की स्थिति में उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि डी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको, बिल्कुल। ये हमने बराबर क्यों किया, तो ये बराबर करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना कि भाई आवेश जो है या गोला जो है वो क्या है, साम्यावस्था में है। साम्यावस्था की स्थिति में नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, इसका मतलब उस वस्तु पर लगने वाले विपरीत बलों का परिमाण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कर लिया, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 का भाग, 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो टी साइन थीटा हमने ऊपर रखा, नीचे रहेगा टी कॉस थीटा इक्वल टू में के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसके डिवाइड में हम लोगों ने किसको रखा, एम जी को। टी से टी कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया है, टेन थीटा हो गया है। टेन थीटा की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में नीचे एम जी। हमें क्या पूछा गया है, साम्यावस्था की स्थिति में दोनों का कितना आवेश है, आवेश का मान आपसे पूछा गया है। मतलब क्यों निकालना है, और क्यों निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर टेन थीटा की, बिल्कुल।
अब यहाँ आप एक चीज देखिए, जो धागे की लंबाई दी है वो दी है आपको 40 सेंटीमीटर, और साम्यावस्था में जो बीच की दूरी है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो L जो है ये D के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। L का जो मान है, धागे की जो लंबाई है, ये D के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या रहेगा, अल्प एंगल रहेगा। ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होगा, अति अल्प रहेगा। ये जो कोण है ये आपका क्या रहेगा, अति अल्प। और अल्प कोण जब होता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैथमेटिकली एंगल जब अल्प होता है तो tan थीटा का मान लगभग sin थीटा के बराबर होता है। tan थीटा का मान किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर हो जाता है। कब, जब कोण अति अल्प है। तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि कोण अति अल्प है, अतः tan थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा। तो मैं sin थीटा का मान निकाल देता हूँ और tan थीटा की जगह उसको पुट कर सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर आ चुका है, sin थीटा के। तो यहाँ से मैंने अगर इस तरीके से एंगल का बाइसेक्ट किया, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, तो ये साइड जो है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी यहाँ तक। बिल्कुल, ये थीटा हो गया। अलग से अगर इसमें छोटे वाले ट्रायंगल को बनाऊंगा तो देखिएगा आप यहाँ पे, ये थीटा हो गया, या L हो गया, ये D/2 हो गया। यहाँ से अगर आप sin थीटा निकालोगे तो यहाँ से sin थीटा निकल के आएगा, sin थीटा इक्वल टू होता है सर लंब बटे कर्ण, लाल बटे प्रकाश से लंब बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin थीटा इक्वल टू लंब कितना है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि D/2, और कर्ण कौन है, L। तो इस तरीके से आपका sin थीटा का मान कितना आ गया, D/2 है। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया है, D/2L। ठीक है, तो ये हमने sin थीटा की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, कहाँ से, tan की जगह। कहाँ पुट कर दी हमने, tan की जगह। तो ये हो जाएगा D/2L इक्वल KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, बिल्कुल, हमें निकालना है क्या, Q स्क्वायर। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, ऊपर से क्वेश्चन को मैंने रफ कर दिया क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो हमें निकालना था, देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो KQ स्क्वायर बस लीजिएगा, KQ स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2L बराबर में रहेगा D स्क्वायर इंटू mg, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा D। यहाँ से Q स्क्वायर निकालूंगा तो D स्क्वायर D और D मल्टीप्लाई होकर D क्यूब हो गया, ये mg हो गया, और डिवाइड में कौन आएगा आपका K इंटू 2L है। स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है सर, D के वैल्यू की अगर बात करोगे तो D का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻²। 4 × 10⁻² का क्या करना है हमें, होल क्यूब। ठीक है, आगे m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है आपके पास में 200/1000, यानी कि 0.2 किलोग्राम। जी के वैल्यू की बात करें तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हम 10 काम में चलो ले लेते हैं। वैसे 9.8 काम में लेना होता है, हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 काम में ले लिया। के की वैल्यू है आपके पास 9 × 10⁻9, अच्छा 2 एज इट इज। और एल की वैल्यू है आपके पास में कितनी, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 × 10⁻²। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्यू इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 4 का क्यूब अगर करोगे तो इसका मतलब 4 × 4 × 4 हो जाएगा, और 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे आप यहाँ पर करोगे तो 10 से अगर आपने 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट कट जाएगा। ये 9 × 2 × 40 × 10⁻, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। हम अगर 40 में से 1 0 10 के पास लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी 8। तो इस तरीके से मैंने 4 से 4 कैंसिल कर दिया। ठीक है, 1 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो रूट में कौन बचेगा, अब समझिएगा 4 × 4 बचेगा, यानी कि 4 × 4 16, और बटे में बचा हुआ है 9। अब आप पावर लिख लीजिए, 10⁻⁻ का 6 है, और ये 10⁻+8 है नीचे। अगर इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, और -6 के साथ जुड़ जाएगा, तो 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा, 14, यानी कि 14।
अगर इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3 इंटू पावर आधी हो जाएगी यानी कि माइनस का 7 और इधर क्या आएगा गुना। ये हमारे पास में क्या आ गया है आवेश कि गोले के ऊपर कितना आवेश है 4/3 इंटू 10⁻⁷ गुना। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे इस तरीके से आपके क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं चैप्टर के उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, ध्यान से देखिए और फिर उस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर 1.8 और आगे हम करेंगे 1.10। सर 1.9 कहाँ है? तो आप 1.9 एग्जाम्पल के लिए हमारा वीडियो पीछे है आवेशों का संतुलन। ठीक है, आवेशों का संतुलन, वहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल कराया है। उस न्यूमेरिकल को आप देखिए, वो हूबहू आपके एग्जाम्पल नंबर 1.9 की तरह है। यहाँ तक कि मैंने थोड़ा वैल्यू चेंज कर दी है, डिस्टेंस जो है आवेशों के बीच का डिस्टेंस है वो मैंने आपको चेंज कर दिया है, बाकी हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो आप हमारा पीछे का एक वीडियो देख लीजिए आवेशों का संतुलन। ठीक है, तो उसमें वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.10। अच्छा, एक विद्यार्थी का फ़ोन भी आया था मेरे पास में कुछ दिन पहले कि सर आवेशों का संपूर्ण निकाय क्या होता है, उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखिए ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये संपूर्ण निकाय के संतुलन के लिए ही है। तो आप इसको देखिएगा और समझने का कोशिश करिए कि जो हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था वो पढ़ा था तीसरे आवेश का संतुलन, कि तीसरे आवेश को दो आवेशों के बीच में या कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे या उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहे। आज हम बात करेंगे अधिकतम संतुलन की। ठीक है, अधिकतम संतुलन यानी कि जिसमें संपूर्ण निकाय क्या रहेगा आपका संतुलन में रहेगा। तो चलिए ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दो कैपिटल क्यू परिमाण के दो बिंदु आवेश, आप वही करिए जो क्वेश्चन में कहा गया है। कैपिटल क्यू परिमाण के दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित हैं या r दूरी पर रखे गए हैं। चलिए रख दिए हमने। उनके मध्य बिंदु पर, भाई r का मध्य बिंदु कहाँ होगा? सर r का मध्य बिंदु r/2 पर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, r/2 पर हमने उसका मध्य बिंदु मान लिया जी। इस पर q परिमाण का एक आवेश रख दिया, स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका मान और प्रकृति क्या है? ध्यान रखिए, तीसरे आवेश की स्मॉल q आवेश जो रखा है ना परिमाण का, इसकी परिमाण और इसकी प्रकृति पूछ रहा है आपसे। कब? जब निकाय अधिकतम संतुलन में हो या संपूर्ण निकाय संतुलन में हो। इसका मतलब है कि ये कैपिटल Q आवेश, इसका भी नेट बल 0 होना चाहिए, स्मॉल q आवेश पर भी नेट बल 0 होना चाहिए और इस कैपिटल Q आवेश पर भी नेट बल 0 होना चाहिए। संपूर्ण निकाय अगर संतुलन में है, इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर, इस निकाय में जितने भी आवेश हैं प्रत्येक निकाय पर परिणामी बल का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो समझिए ये आवेश अगर मान लिया धनावेश है, इस q को मैंने कैसे मान लिया कि मान लीजिए स्मॉल q धनावेश है। देखिए मुझे प्रकृति भी बतानी है तो एक बार मैं लेके चल रहा हूँ, ये धनावेश है। चलिए सर, और ये बाकी के दोनों तो हमने समान नहीं लिए क्योंकि दो कैपिटल Q परिमाण के मतलब ये पॉजिटिव ही है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। तो कैपिटल Q संतुलन में रहेगा क्या? तो देखते हैं। ये स्मॉल q इस कैपिटल Q पर बल लगाएगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये कैपिटल Q भी इसके सजातीय प्रकृति का है, तो ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण इधर। भाई अगर किसी एक ही वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में लगते हैं तो इस स्थिति में उन पर नेट फोर्स का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये आपका इस पर नेट 0 नहीं है, तो ये आवेश अपना पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो पूरा निकाय चाहिए, पूरा निकाय संतुलन में चाहिए। मतलब एक निकाय भी अगर आपका, एक निकाय पर भी नेट फोर्स अगर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो संतुलन में नहीं है। बिल्कुल इस पर चेक करता तो देखिए स्मॉल q ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पर बल लगाएगा इधर प्रतिकर्षण। ऐसे ये वाला कैपिटल Q इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर भी सर ये एफ नेट जो है इस पर 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि दो बल एक ही दिशा में आ रहे हैं और एक ही दिशा में आ रहे हैं तो जुड़ेंगे, माइनस थोड़ी होंगे। तो इस स्थिति में नेट फोर्स 0 आपका नहीं होगा। और ये इस पर अगर बात करूँ तो कैपिटल Q इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर और कैपिटल Q इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 है।
इसके ऊपर तो क्योंकि r/2 दूरी पर है तो ये भी आपका r/2 रहेगा, समान आवेश है तो समान बल लगाएंगे, ये भी F और ये भी F, दो बल अगर समान एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो उनका नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। तो स्मॉल q तीसरा आवेश तो संतुलन में है, लेकिन ये कॉर्नर वाले जो आवेश हैं ये संतुलन में नहीं है, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें संपूर्ण निकाय संतुलन में चाहिए, और संपूर्ण निकाय का मतलब मैंने अभी भी बताया प्रत्येक आवेश संतुलन में होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो अदर कंडीशन लेते हैं। कैपिटल Q r दूरी, और हमने क्या किया कि यहाँ पर आवेश जो लिया है मध्य बिंदु पर r/2 Q आवेश लिया। अब ये नेगेटिव प्रकृति का बता दिया मैंने, पॉजिटिव लेकर के मैं चला था तो क्या हुआ सर, निकाय संतुलन में आ ही नहीं रहा, तो अब क्या लेंगे, नेक्स्ट नेगेटिव लेंगे। इसकी बात करते हैं, ये माइनस का Q आवेश इस कैपिटल Q आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बिल्कुल सर, ये कैपिटल Q आवेश इस कैपिटल Q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस आवेश पर दो बल विपरीत दिशा में आ गए तो इस स्थिति में नेट बल का मान 0 हो सकता है। कब होगा, जब इस बल का मान इस बल के मान के बराबर आ जाएगा। इस पर देखूं तो कैपिटल Q आवेश को ये स्मॉल q आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये कैपिटल Q आवेश इस कैपिटल Q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर भी दो बल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी एफ नेट की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब, जब ये वाला बल ये वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। अब माइनस Q आवेश का संतुलन देखिए, दो का तो हमने देख लिया, दो तो आपके संतुलन में आ सकते हैं। अब तीसरा ये भी आ रहा है क्या, तो माइनस Q आवेश पर ये कैपिटल Q आवेश बल लगाएगा आकर्षण का, ऐसे ये वाला कैपिटल Q इसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर भी सर दो बल जो आ रहे हैं वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी एफ नेट की वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये भी आपका संतुलन में रहेगा। तो तीनों आवेश आपके संतुलन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं सर। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दोनों आवेश संतुलन में नहीं आ रहे थे, तीसरा आवेश संतुलन में था, लेकिन हमें क्या चाहिए, संपूर्ण निकाय संतुलन में चाहिए, तो ये वाली कंडीशन आपकी राइट है। तो पहली बात तो आपको स्मॉल q आवेश की प्रकृति समझ में आई नहीं आई, कैसी प्रकृति का होना चाहिए भाई, माइनस प्रकृति का होना चाहिए। काम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। पहला जो आंसर है ये आपका हो गया कि तीसरा आवेश कौन सी प्रकृति का होना चाहिए, ऋणात्मक प्रकृति का होना चाहिए। अब इसका परिमाण निकालना है, चलिए। तो परिमाण निकालने के लिए आप किसी एक इस आवेश पर परिणामी बल, इस पर बल देखिए, इस पर स्मॉल q आवेश ने बल लगाया था जी, तो स्मॉल q आवेश द्वारा कैपिटल Q पर विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल F1 मैंने मान लिया उसको, ठीक है। इस पे माइनस Q ने जो बल लगाया था इसको मैंने मान लिया F1, और कैपिटल Q ने जो लगाया वो मान लिया मैंने F2। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q कैपिटल Q अपॉन बीच की दूरी R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करके लिखूंगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, वो चला जाएगा ऊपर, इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये F1 हो गया, बिल्कुल। अब ऐसे ही कैपिटल Q आवेश द्वारा कैपिटल Q इस आवेश द्वारा इस आवेश पर बल क्या होगा, उसको F2 माना था, तो K एज इट इज कैपिटल Q अपॉन में हो गया, बीच की दूरी क्या है भाई दोनों के, इन दोनों के तो सर R है, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक इस पर हम देखें तो दोनों बल कहाँ है, विपरीत दिशा में, तो दोनों का परिणामी क्या आएगा, तो F नेट आएगा F1 माइनस F2। सर F1 में से F2 को क्यों माइनस किया बेटा, दूरी जो है यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा रहेगा। एफ नेट साम्यावस्था के लिए एफ नेट का मान क्या होना चाहिए, सर 0 होना चाहिए, तो हमने एफ नेट 0 रखा है, तो F1 बराबर क्या आ गया है, F2 आ गया है। F1 बराबर क्या करना है, F2। F1 का वैल्यू देखिए फटाफट कितना है, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में 4 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर। F1 बराबर होगा किसके, F2 के। F2 का वैल्यू कितना है, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, एक कैपिटल Q से एक कैपिटल Q गया, K से आपका एक K गया, यहाँ बचेगा सर 4 इंटू स्मॉल q बराबर कैपिटल Q। हमें निकालना है मान किसका, स्मॉल q का, तो स्मॉल q इक्वल टू आएगा कैपिटल Q अपॉन में 4। आया नहीं आया, बिल्कुल। प्रकृति की बात हमने पहले ही कर ली थी, प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक, तो यहाँ पर अतः आंसर लिखूंगा तो स्मॉल q बराबर माइनस का q/4, ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आपको ये अधिकतम संतुलन या संपूर्ण निकाय कैसे संतुलन में रहेगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
सर इस पर आपने बल लेकर के क्यों नहीं चले, आप इस पर ही लेकर के क्यों चले, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये इसी पर क्यों बल लेकर के चले, आप नेट बल इस पर भी ले सकते थे। बेटा ले सकता था, लेकिन यहाँ से आप स्मॉल क्यू का मान नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसके ऊपर बल ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। तो यहाँ से कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू भी कट जाता है, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू भी कट जाता, तो यहाँ से कुछ आ नहीं पाता। इसलिए इस पर मैं नेट बल लेकर के चला, क्योंकि मुझे स्मॉल क्यू का मान निकालना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया अधिकतम संतुलन या संपूर्ण निकाय का संतुलन। एग्जाम्पल नंबर आपका 1.10 या 1.10। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।